बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 18 यानी मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 3 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस लेक्चर के अंदर आप ये डिस्कस करेंगे और ये समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस किस तरह होती है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट किस तरह प्रोड्यूस होता है, और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो किस तरह होती है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड को जब हम किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फिर वहां पर मैग्नेटिक फोर्स बन जाती है, वो आप डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप ये डिस्कस करेंगे कि इसी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम किस तरह समझेंगे, और ये भी समझेंगे आपके मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल की मदद से हम कैसे समझते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो है वो अफेक्ट करते हैं उसकी फोर्स के ऊपर। तो बहरहाल अब हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ जिसमें हम समझेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरह होती है। अब इसका मतलब यह है कि एक ऐसा कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है और उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स आती कहां से है, ये मैग्नेटिक फोर्स लग क्यों रही है और कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये चीज समझने के लिए आप थोड़ा इस लेक्चर को बुनियाद से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड समझते हैं। अगर आप बैकग्राउंड को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि आपको ये चीज मालूम है कि दुनिया के अंदर हर चीज जो बनी हुई है वो एटम की बनी हुई है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह आपके पास ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं, मगर ये इलेक्ट्रॉन्स अब मूव नहीं कर रहे। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव तब करेंगे जब आप इनको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। सेम अगर मैं आपको ये बात कहूं कि यहां पर अगर पानी पड़ा हो तो वो पानी फ्लो नहीं होगा, पानी नहीं बहेगा। वो इस वजह से क्योंकि उसको हमने कोई भी डिफरेंस नहीं दिया। जैसे ही मैं उसको डिफरेंस दूंगा, इस लेवल से यूं डिफरेंस दूंगा कि ये लेवल ऊपर होगी और ये लेवल डाउन होगी, तो फिर पानी जो है वो फ्लो करना शुरू होगा। तो आपने ये चीज तो जरूर समझ ली कि पानी फ्लो तब होगा जब वहां पर लेवल्स का डिफरेंस होगा। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो तब होंगे या चार्ज भी फ्लो तब होती है जब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो, ताकत का डिफरेंस हो। एक तरफ से चार्ज ज्यादा हो, दूसरी तरफ से चार्ज कम हो, तो फिर बीच में जो चार्जेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती हैं। सेम यही चीज है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स का पानी तो मौजूद है मगर इनके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ही हमने अब इस कंडक्टर को जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हमने पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल को और नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल के साथ हमने कनेक्ट किया, तो अब क्या होगा कि हायर पोटेंशियल से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होना शुरू होंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई चार्ज बन गई। अब इसी चीज को हम ये कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल्स या जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब मूव होना शुरू होंगे ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। और दूसरी चीज ये कि अब ये जो मूविंग चार्जेस हैं, इन चार्जेस का जो मूव होना है वो एक चीज को क्रिएट करते हैं और उस चीज का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक डायरेक्शन होता है और वो डायरेक्शन होता है उसका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और इसी चीज के ऊपर करंट के दो टाइप्स हैं, एक आपके पास कन्वेंशनल करंट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं करंट, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कन्वेंशनल करंट को। तो इसी वजह से हम करंट की ये डेफिनेशन ले रहे हैं कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। उसके बाद अब स्टेप 2 आता है। हमने क्या किया कि इसी कंडक्टर को जब हमने कुछ टाइम के बाद देखा, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ये जो मूविंग चार्जेस हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक जो करंट है वो कॉन्स्टिट्यूट किया है, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को बनाया है। अब इस इलेक्ट्रिक करंट को जब हमने बनाया, वो क्यों बना? क्योंकि चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए और चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने के बाद उनके मूव होने का जो नाम है वो करंट है। चार्ज पड़ी है तो सिर्फ चार्ज है। चार्ज या तो रिपेल करती है या तो अट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रॉन्स जब आपके मूव होना शुरू होंगे तो हम कहेंगे कि भाई चार्जेस मूव हो रही हैं। इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज है, चार्जेस मूव हो रही हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन से चार्जेस मूव हुई तो वहां पर
करंट कॉन्स्टिट्यूट हो गया, क्योंकि उनकी मूवमेंट का नाम ही करंट है। अब ये जब करंट कॉन्स्टिट्यूट हो गया तो हम कहेंगे कि ये जो करंट का फ्लो है ये जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। अब इसी कंडक्टर के अराउंड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनी है? क्योंकि इस कंडक्टर के अराउंड करंट जो है वो थ्रो जो कंडक्टर है वो करंट फ्लो हो रहा है, और इसी वजह से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो कंडक्टर है जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है, अब हमने इसी कंडक्टर को जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, हमने इसको एक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, यानी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। आप ये समझें कि ये हमारे पास एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। यहां पर इन दो मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है। हमने अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर को लेके इसके अंदर रखा। अब हम कहेंगे कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर जो था उसको हमने प्लेस किया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तभी इस टॉपिक का नाम हो जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब जब भी कोई कंडक्टर जिसके अंदर करंट हो और करंट उसके अंदर मूव हो रहा हो और आपने उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो वहां पर दो चीजें होंगी। एक चीज वो मैग्नेटिक फील्ड जो उस कंडक्टर की अपनी थी, और वो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अराउंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरएक्शन की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फोर्स बन जाती है, और वो मैग्नेटिक फोर्स उस कंडक्टर को भी हिट कर देती है। तभी हम ये कह रहे हैं कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जो करंट को कैरी कर रहा है और उसको अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी है, हमने उसको रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या होगा? देन देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन कंडक्टर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उस कंडक्टर की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, अब उन दोनों के दरमियान एक इंटरेक्शन होगा। अब यह होगा कि ड्यू टू दिस इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, इन दो मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन की वजह से फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर, और उस कंडक्टर के ऊपर जो है वो वहां पर फोर्स एक्ट होगी, और उसी फोर्स का जो नाम है वो है मैग्नेटिक फोर्स, और उसको हम जाहिर एफ से करते हैं, क्योंकि फोर्स तो फोर्स ही है, जैसे भी हो फोर्स को हम जाहिर एफ से करेंगे। अब बात यह है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? ये मैग्नेटिक फोर्स कब बढ़ेगी, ये मैग्नेटिक फोर्स कब कम होगी? ये मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर जो भी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है, ये फार्मूला और ये टॉपिक और ये फैक्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप वहां भी जरूर जो है उस वीडियो को देखें, ताकि आप इन चीजों को आसानी से और आराम से समझ सकें, जैसे आप इन लेक्चर्स को समझ रहे हैं। उसके बाद हम ये चीज यहाँ ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ बनेगी या जो यहाँ बन रही है, उसका जो डायरेक्शन है वो हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? वो डायरेक्शन हम डिटरमाइन करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये आप समझे, यहाँ पर हमारे पास एक किस्म का मैग्नेटिक फील्ड है दो मैग्नेट्स के दरमियान, यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल। हमने उनके बीच में एक रखा है कंडक्टर। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझें कि आपके पास यहाँ पर ये जो बीच में कॉइल है, ये आप समझें इस तरह है, क्योंकि यहाँ 3D तो नक्शा नहीं बन सकता। अब ये अगर इस तरह है तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी, और वो फोर्स तब लगेगी जब इस कंडक्टर को बैटरी सप्लाइड हो। क्योंकि आप देखते हैं कि आपके मोटर के अंदर या पंखे के अंदर पंखा घूमता है। पंखा घूमता तब है जब आप उसको क्या सप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जाती है इस बीच वाले पंखे के रोटर में, और जैसे ही वो पंखे के रोटर में जाती है तो पंखे के रोटर के बाहर से मैग्नेट्स होते हैं, और वो मैग्नेट्स उस रोटर को धक्का देते हैं, और उसकी वजह से वो रोटर मूव होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपका पंखा चलना शुरू होता है। यानी कि शर्त ये हुआ कि इस रोटर के ऊपर फोर्स तब लगेगी जब इसको हम देंगे करंट, और जब इसको करंट होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अपनी भी बन जाएगी,
और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल के अंदर भी है, तो इसके ऊपर लगेगी फोर्स। अब ये फोर्स इसको ऐसे मूव करेगी या इसको इस तरह मूव करेगी, या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो डिपेंड करता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या कहता है। अब आप देखें कि आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड है, आपने इस तरह से कुछ सिंबल बनाने, इन दो उंगलियों को आप करेंगे इस तरह। अब आपने ये बना दिया एक किस्म का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का नक्शा। अब आप देखें, ये जो आपका थंब है, ये शो कर रहा है कि जो फोर्स होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मिलेगी। ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और ये शो कर रहा है कि करंट जो होगा उसका डायरेक्शन आपकी तरफ आएगा। अब इसको ऐसे समझें आप, ये जो आपके पास है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की आप एरोज देखें वो कहां जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, यानी कि ये तो आपका हो गया क्लियर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सीधी जा रही है। बाकी रही बात करंट की, तो करंट आप देखें ये जब आपका कंडक्टर इस तरह होगा तो ये कंडक्टर आपका इस तरह से है कुछ, कि ये आपकी बिल्कुल इस तरह है, और आपने इसको इस तरह से रखा कि भाई करंट जो है इसमें इस तरह से फ्लो होगा, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आगे होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी, अब वो कहां लगेगी, वो अपवर्ड लगेगी। ये थंब कह रहा है कि इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगी, अपवर्ड लगेगी। जैसे इसको फोर्स अपवर्ड लगेगी तो अब ये जो है इस तरह से मूव होना शुरू होगा, इधर आएगा तो अपवर्ड फोर्स ऐसे हो जाएगा, फिर अपवर्ड फोर्स ऐसे हो जाएगा, तो यूं ये आपका मूव होना चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ लेंगे कि इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरह होगा। अगर आपने साउथ पोल को इस तरह कर दिया, नॉर्थ पोल को इस तरफ कर दिया, तो फिर आपका जो है वो इस तरह से मूव होना शुरू होगा। तो मतलब ये हुआ कि आपके इस कॉइल का या इस रोटर की जो डायरेक्शन है, या कंडक्टर का जो के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन है, वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर भी, वो डिपेंड करता है उसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर भी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करने में मदद देता है, और उसके साथ साथ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी हमें मालूम करके देता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो था, जो हमने अभी पढ़ा, वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मालूम करके देता है। बहरहाल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें यह कहता है कि आपका राइट हैंड का जो ये थंब है, वो अगर अपवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है। ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, अगर ये आपकी इस तरफ आ रही हैं, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा। यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है कि थंब शो करेगा करंट का डायरेक्शन, और ये कर्ल्ड फिंगर शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आप इसको ऐसे समझेंगे कि अगर आपके पास ये एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर करंट अगर अपवर्ड जा रहा है, ये ढक्कन अपवर्ड है तो मतलब करंट अपवर्ड है, तो ये बताएगा कि भाई ये करंट अपवर्ड है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से आएगा जैसे ये है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप कर्ल्ड फिंगर से कैसे समझेंगे कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। उसके लिए आप ये चीज समझें कि अगर आपके पास ये एक वॉल क्लॉक है, एक घड़ियाल है, एक क्लॉक है, अगर कोई भी चीज ऐसे मूव करे जिस तरह ये क्लॉक है, जिस तरह ये घड़ियाल है, 12 से 3, फिर 3 से 6, 6 से 9, तो फिर हम कहेंगे कि ये बिल्कुल वाल क्लॉक की तरह जो है मूव कर रहा है। जिस तरह वाल क्लॉक की सुइयां घूमती हैं, नीडल्स घूमती हैं, अगर उसी तरह कोई मोशन करे तो हम कहेंगे कि ये क्लॉक की तरह है, इसी वजह से ये क्लॉक वाइज है। अगर कोई मोशन इस घड़ियाल के ऑपोजिट हो, हमारे फैन का बनते, अगर कोई मोशन हो जो इस क्लॉकवाइज यानी इस वाल कला की नीडल्स के ऑपोजिट घूमे, यानी कि नीडल्स जाती हैं 12 से 3 की तरफ, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और वो मोशन हो बिल्कुल इसके उलट, तो हम कहेंगे कि ये क्लॉक की तरह नहीं है, क्लॉक के उलट है, इसी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो मतलब वो मोशन जो क्लॉक की नीडल्स की तरह घूमे वो क्लॉकवाइज, जो इसके उलट घूमे वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब करंट का डायरेक्शन आप कैसे समझेंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर इसका डायरेक्शन करंट का अपवर्ड है तो इसका मतलब थंब अप है, और ये जो फील्ड्स हैं वो क्या शो करेंगी कि जो इसका डायरेक्शन है वो कैसे आ रहा है। अब आप इसको समझें, अगर इसका करंट अपवर्ड जा रहा है तो आप इसको ऐसे समझें कि भाई ये
करंट अपवर्ड है, और ये बता रहा है कि जो फिंगर्स हैं वो आपकी इस तरफ से इधर आएंगी। तो ये फिंगर्स 12 हैं, अब ये इस तरफ उल्टी आ रही हैं, 12 से 9 की तरफ आ रही हैं। तो हम कहेंगे कि घड़ियाल तो वैसे 12 से 3 की तरफ जाता है, 12 1 2, और ये जा रहा है 12 से 11 10 और 9 की तरफ। तो हम कहेंगे कि अगर डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो करंट का, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। इसी वजह से आप यहाँ पर देखें, अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड था तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है जी, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इन द सेम वे अगर डायरेक्शन किसी करंट का डाउनवर्ड होगा, जैसे अगर इसका इस तरफ हो, तो अब आप इसको ऐसे समझें कि ये जो फिंगर्स हैं वो हमें क्या कह रही हैं कि भाई ये मूव करेगा कुछ इस तरह। अगर ये इस तरह होगा तो अब आप कहेंगे कि भाई ये मूव करेगा कुछ इस तरह से, यानी कि वो आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो अब हम इसको इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप देखें ये थंब जा रहा है डाउनवर्ड, और ये फिंगर शो कर रही है कि भाई ये कहाँ जा रहा है, इस तरह से आ रहा है, यानी 12 से 3, 3 से इधर 6 की तरफ आ रहा है। तो ये फिंगर शो करेंगी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा, जब आपका जो करंट है वो डाउनवर्ड मूव होगा। तो आप जो है वो इस किस्म के सही नमूने से टॉपिक्स को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में हम अगर अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जो मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं, और उनको सही नमूने से समझने के लिए और ये इक्वेशन सही नमूने से ड्राइव करने के लिए आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।